पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के बीकॉम पार्ट सेकंड के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आपको मालूम है पिछली वीडियो क्लास में अपन प्रबंध विषय के अंतर्गत समन्वय नाम के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन ने समन्वय क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, समन्वय का क्या अर्थ है और समन्वय की कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना था, परिभाषाओं को जाना था। और समन्वय की जो अंतिम विशेषता थी अपन ने देखी थी वो थी समन्वय एवं सहकारिता में अंतर होता है। और मैंने आपको ये कहा था कि अगले वीडियो में आपको ये अंतर भी बताऊंगा कि समन्वय और सहकारिता में क्या अंतर होता है। तो पहले अपन समन्वय और सहकारिता में अंतर जान लेते हैं, उसके पश्चात किसी अन्य टॉपिक पर बात करेंगे। तो जहाँ तक समन्वय और सहकारिता में अंतर है, तो पहला अर्थ का ही अंतर है कि दोनों का मीनिंग ही अलग होता है। अब जहाँ तक सहकारिता का सवाल है, सहकारिता से आशय किसी समूह के सदस्यों में आपसी सहयोग की भावना से है। मतलब सहकारिता का मतलब समूह के सदस्यों में आपसी सहयोग की भावना से होता है। जबकि समन्वय से आशय किसी संस्था के सदस्यों के प्रयासों में एकरूपता एवं क्रमबद्धता स्थापित करना है। तो ये अर्थ का डिफरेंस हुआ कि समन्वय में तो क्या करते हैं हम, किसी संस्था के सदस्यों के जो प्रयास हैं, एफर्ट्स हैं, उन प्रयासों में एकरूपता या क्रमबद्धता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जबकि सहकारिता का आशय किसी समूह के सदस्यों में आपसी सहयोग की भावना को विकसित करना होता है। तो ये अर्थ का अंतर हुआ पहला। दूसरा प्रकृति या नेचर का अंतर है। तो जहाँ तक सहकारिता का सवाल है, यह स्वैच्छिक है, मतलब ये अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। सहकारिता में लोग स्वेच्छा से शामिल होते हैं, जबकि समन्वय प्रबंधक को स्थापित करना पड़ता है। समन्वय स्वैच्छिक नहीं होता, समन्वय सदैव प्रबंधक को स्थापित करना पड़ता है और ये प्रबंधक का कार्य माना जाता है। इस हेतु लोगों को प्रबंधक के निर्देशानुसार कार्य करना पड़ता है। तो जहाँ तक दूसरे अंतर का सवाल है, प्रकृति का समन्वय किया जाता है जबकि सहकारिता स्वैच्छिक होती है। तीसरा तर्कयुक्त। अब जहाँ तक सहकारिता का सवाल है, सहकारिता भावना प्रधान एवं अतर्कयुक्त कार्य है, जबकि समन्वय जो है यह विवेक प्रधान कार्य है जो तर्कों एवं कारणों पर आधारित होता है। मतलब जहाँ तक सहकारिता का सवाल है, ये भावना प्रधान है, इमोशन वाली चीज़ है, और अतर्कयुक्त है। जहाँ इमोशंस होते हैं वहाँ तर्क काम नहीं करते, ये अतर्कयुक्त होता है सहयोग या सहकारिता। जबकि समन्वय जो है वो विवेक प्रधान कार्य है, विवेक के अनुसार किया जाता है, जो तर्कों एवं कारणों पर आधारित होता है। चौथा है उत्पत्ति। अब सहयोग स्वाभाविक एवं प्राकृतिक है। अब सहयोग जो होता है वो स्वाभाविक है, नेचुरल है और प्राकृतिक है, लोग स्वेच्छा से सहयोग करते हैं। जबकि समन्वय प्रबंधक द्वारा जानबूझकर किया जाने वाला एक कार्य है। तो सहयोग तो क्या है, स्वाभाविक है, नेचुरल सा एक्ट है और प्राकृतिक है, ये सभी करते हैं। जबकि समन्वय प्रबंधक द्वारा जानबूझकर किया जाने वाला कार्य होता है। अब जहाँ तक महत्व का अंतर है, तो सहयोग का महत्व आपसी हितों पर निर्भर करता है। मतलब सहयोग का जो महत्व है वो किस पर डिपेंड करता है, आपसी हितों पर निर्भर करता है। जबकि समन्वय जो है प्रबंध का सार एवं आत्मा माना गया है। नेक्स्ट अंतर है आवश्यकता का। अब आपसी हितों की सुरक्षा एवं वृद्धि के लिए सहकारिता अपनाई जाती है। मतलब सहकारिता की आवश्यकता क्यों पड़ती है या सहकारिता क्यों अपनाई जाती है, उसके लिए हम कह सकते हैं कि आपसी हितों की सुरक्षा एवं वृद्धि के लिए सहकारिता अपनाई जाती है। और समन्वय का जहाँ तक सवाल है, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के कारण समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। समन्वय की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि जब भी श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की बात आएगी समन्वय करना ही पड़ेगा। जबकि सहकारिता का जहाँ तक सवाल है वो आपसी हितों की सुरक्षा एवं वृद्धि के लिए की जाती है। नेक्स्ट है क्षेत्र। सहकारिता में समन्वय सम्मिलित नहीं होता है। मतलब सहकारिता की अगर हम बात करते हैं तो उसमें समन्वय सम्मिलित नहीं होता है, जबकि समन्वय की यदि बात की जाए तो उसमें सहकारिता सम्मिलित होती है। और लास्ट अंतर है संगठन का रूप। सहकारिता संगठन का रूप है, जबकि समन्वय संगठन की सफलता का तत्व है। तो सहकारिता तो संगठन का एक रूप होता है,
जबकि समन्वय जो है वो संगठन की सफलता का तत्व है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर है जो मैंने आपको बताए सहकारिता और समन्वय के। और पिछली वीडियो क्लास में अपन ने चर्चा की थी जब हमने समन्वय की विशेषताएं जानी थी कि समन्वय और सहकारिता एक नहीं होते, इनमें पर्याप्त अंतर होता है। तो क्या अंतर है मैंने आपको बता दिया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस टॉपिक के अगले पड़ाव पर चलते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में ये सवाल आता है कि व्हाट इज द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि समन्वय की आवश्यकता और महत्व क्या है। तो ये अपन ने परिभाषाओं के माध्यम से, विशेषताओं के माध्यम से भी देखा था कि समन्वय जो है वो प्रत्येक संगठन के लिए, प्रत्येक संस्था के लिए आवश्यक होता है। चाहे समन्वय को प्रबंधक का एक आवश्यक या अलग कार्य माना जाए या ना माना जाए, किंतु ये अवश्य है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। जब एक ही कार्य को करने के लिए संगठन में कई व्यक्तियों को लगाया जाता है तो समन्वय के द्वारा ही उनकी क्रियाओं का एकीकरण करना संभव होता है। जब हम एक ही काम को करने के लिए कई बार बहुत से व्यक्तियों को एम्प्लॉय कर लेते हैं, बहुत से व्यक्तियों को नियुक्त कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनकी क्रियाओं का एकीकरण करने के लिए, उनके कार्यों को यूनिफॉर्म करने के लिए हमें समन्वय करना ही पड़ता है। तो यह एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा प्रबंधक अपने कर्मचारियों में उत्पन्न हो सकने वाले मतभेदों को समाप्त कर देता है। और कुछ विद्वानों ने, अपन ने पिछली परिभाषाओं में भी देखा था कि ये बताया कि समन्वय जो है प्रबंध का सार तत्व है। प्रबंध के जितने भी कार्य हैं उसमें इसको एसेंस माना गया है अन्य कार्यों का। तो समन्वय को प्रबंध का सार तत्व भी कहते हैं। तो इन सब बातों से हमें पता लगता है कि समन्वय जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है और समन्वय के अभाव में कोई भी संस्था जो है सफलता हासिल नहीं कर सकती है। तो समन्वय एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी प्रकार का। मैं कह रहा हूँ चाहे खेलकूद का ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, और चाहे खेलकूद की बात ना हो, जैसे हॉकी हुआ, फुटबॉल हुआ। हॉकी या फुटबॉल में कौन से टीम विजेता होती है? जिनके जो एफर्ट्स हैं कोऑर्डिनेटेड है, जिनका समन्वय है, जिनका आपस में तालमेल है। आप अच्छे खिलाड़ियों से कभी भी हॉकी या फुटबॉल का मैच नहीं जीत सकते। आपको तालमेल बैठाना पड़ता है अन्य खिलाड़ियों के साथ, और जिस टीम के सदस्यों का तालमेल आपसी बहुत अच्छा होता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होते हैं, वो टीम अंततः विजयी होती है। अब इंडिविजुअल गेम्स की बात नहीं कर रहे हम, अगर टीम गेम की बात करें तो टीम गेम में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोई भी संगठन हो, चाहे खेलकूद का संगठन हो, चाहे एकेडमिक कोई संगठन हो, और चाहे व्यापारिक संगठन हो, सभी संगठनों में हम देखते हैं कि समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। तो समन्वय की आवश्यकता और महत्व के क्या बिंदु हैं, इनको हम जान लेते हैं। तो जैसे पहला बिंदु जो है समन्वय की आवश्यकता और महत्व का, वो ये कहता है कि कुल प्राप्ति में वृद्धि, इंक्रीज इन टोटल अकम्प्लिशमेंट। अब कुल प्राप्ति की वृद्धि का मतलब क्या है कि अनेक व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं कार्य, तो अनेक व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाले अलग अलग कार्यों की अपेक्षा एक समन्वित कार्य जो होता है वो अधिक अच्छा होता है और महत्वपूर्ण होता है। दूसरे शब्दों में, यदि अलग अलग व्यक्तियों के कार्यों को एक साथ मिला दिया जाए तो वो केवल गणितात्मक जोड़ ही नहीं होगा, बल्कि गणितात्मक जोड़ से ज़्यादा ही होगा। समन्वय के द्वारा दो या दो एवं दो के योग को 5 करने का प्रयास किया जाता है। नॉर्मली 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन समन्वय के द्वारा क्या होता है कि 2 और 2 के योग को 5 बनाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि समन्वय से कार्यों का दोहराव रुक जाता है और बची हुई कार्यक्षमता का अन्य सृजनात्मक कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर यह है कि कुल प्राप्ति में वृद्धि होती है समन्वय के द्वारा, क्योंकि इसमें 2 और 2 के योग को 5 बनाने का प्रयास करते हैं, 1 और 1 को 11 बनाने का प्रयास किया जाता है। और वो कैसे होता है? क्योंकि समन्वय के द्वारा कार्यों के दोहराव को रोका जाता है, और जब कार्यों को दोहराव रुकता है तो संगठन में जो लोग कार्य करने वाले हैं उनकी जो कार्यक्षमता है, बची हुई कार्यक्षमता, उसका जो उपयोग है वो अन्य सृजनात्मक कार्यों के लिए आप आसानी से कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समन्वय का जो पहला फायदा है वो ये है कि संगठन के कुल प्राप्ति में वृद्धि हो जाती है, इंक्रीजेज इन टोटल अकम्प्लिशमेंट। दूसरा जो इसका फायदा है वो है दूसरे कार्यों की कुंजी, की टू अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब समन्वय जो है इसको इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि प्रबंधकीय जो कार्य हैं, जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरण, नियंत्रण, ये उन सब की कुंजी माना गया है। अब जैसे
एक नियोजन के विभिन्न तत्वों में, मोटिवेशन के विभिन्न विधियों में, निर्देशन के विभिन्न स्तरों पर या नियंत्रण के विभिन्न स्तरों पर, संगठन के विभिन्न विभागों में एक कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है, समन्वय स्थापित करना जरूरी होता है। बनर्जी एक विद्वान हुए प्रबंध के, उन्होंने भी बताया कि समन्वय नियोजन को अधिक उद्देश्ययुक्त, संगठन को अधिक सुदृढ़ तथा नियंत्रण को अधिक नियमित बनाता है। तो प्रबंध के जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों की हम कह सकते हैं ये कुंजी है, क्योंकि जैसे हम नियोजन की बात करें तो नियोजन के विभिन्न स्तर हैं। अब नियोजन के विभिन्न स्तरों में आपस में तालमेल या कोऑर्डिनेशन जरूरी है। संगठन के विभिन्न विभाग होते हैं, विभिन्न विभागों में तालमेल जरूरी है। निर्देशन की विभिन्न विधियां हैं, उनमें तालमेल जरूरी है। अभिप्रेरणा देने की विभिन्न तरीके हैं, उनमें तालमेल जरूरी है। नियंत्रण के विभिन्न स्तर हैं, उनमें आपस में तालमेल होना जरूरी है। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रबंध के जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों की सफलता की कुंजी जो है वो समन्वय के हाथ में होती है। तो ये इसका दूसरा फायदा है। तीसरा है विवादों को सुलझाना, टू हार्मोनाइज कॉन्फ्लिक्ट्स। अब होता क्या है, प्रायः देखने में आता है कि संगठन का प्रत्येक व्यक्ति उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने ही ढंग से कार्य करता है और यह भी नहीं सोचता कि उसके द्वारा किए गए कार्यों का अन्य व्यक्तियों पर या दूसरे व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब विवाद कैसे उत्पन्न होते हैं कि संगठन में प्रत्येक व्यक्ति उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करता है और हर एक व्यक्ति के काम करने का तरीका, कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन जो व्यक्ति कार्य करता है वो ये नहीं सोचता कि उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अन्य व्यक्तियों पर या संगठन में कार्य करने वाले दूसरे व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसको सोचे बगैर वो अपने कार्यों में लगा रहता है। इसके अतिरिक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति के विचार भी भिन्न भिन्न होते हैं। हर एक व्यक्ति के अपने विचार भिन्न है। संगठन के उद्देश्य सबको प्राप्त करने हैं, लेकिन संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के सबके विचार जो हैं वो भिन्न भिन्न हैं। तो समन्वय इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके बिना विवाद जो हैं बढ़ जाएंगे और लोग मनमानी से कार्य करेंगे। तो समन्वय क्या है, विभिन्न व्यक्तियों के विचारों को एक करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है चौथा है मानवीय संबंधों पर जोर, एम्फेसिस ऑन ह्यूमन रिलेशंस। अब मानवीय संबंध जो हैं वो किसी भी संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संगठन में जितने अधिक अच्छे मानवीय संबंध होंगे, संस्था में कार्य करने वाले लोगों का मनोबल उतना ऊंचा होगा, संगठन का मनोबल भी समन्वय से प्रभावित होता है। यदि संगठन में पर्याप्त समन्वय की व्यवस्था नहीं है तो संगठन के सदस्यों में अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा या अनिश्चितता का भय उत्पन्न हो जाएगा। तो मैकफार्लैंड एक विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि अच्छी समन्वित संस्था में कार्य करने वाले व्यक्ति संस्था के क्रमबद्ध कार्य संचालन की प्रशंसा करने लगते हैं। मतलब जिस संस्था में कार्य समन्वित तरीके से होता है उस संस्था के जो व्यक्ति हैं वो क्रमबद्ध कार्य की प्रशंसा करने लगते हैं और जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनके लिए संपूर्ण संगठन ख्याति प्राप्त करता है। तो कुल मिलाकर मानवीय संबंधों पर जोर दिया जाता है समन्वय के अंतर्गत। नेक्स्ट है अच्छे कर्मचारियों को रोकना, रिटेंशन ऑफ गुड पर्सनल। अब एक विद्वान हुए टेरी ने बताया कि अच्छे समन्वय से संस्था में अच्छे कर्मचारियों में अभिवृद्धि होती है। मतलब अगर संस्था में समन्वय अच्छा है तो संस्था में अच्छे कर्मचारियों में वृद्धि होती है और वे संस्था में बने रहते हैं। अब यदि कर्मचारियों को कार्य से संतुष्टि होती है तो अधिकारी भी एक ही संस्था में अधिक समय तक कार्य करते हैं। कर्मचारी ये महसूस करते हैं कि उनके लिए भी संस्था में कोई स्थान है और असमन्वयकारी स्थिति में कोई व्यक्ति अधिक समय तक कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता। मतलब अगर स्थितियां समन्वयकारी हैं तो व्यक्ति अधिक कार्यकुशलता से काम करता है। अगर परिस्थितियां इसके विपरीत असमन्वयकारी हैं तो व्यक्ति जो है अधिक कार्यकुशलता के साथ लंबे समय तक काम कर नहीं सकता। तो यदि आपको अच्छे कर्मचारियों को संस्था में रोकना है तो कार्यों में समन्वय का होना अति आवश्यक है। अब संस्था में अच्छे कर्मचारियों को रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको मेंटेन करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संस्था में अच्छे कर्मचारी नियुक्ति कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आप अच्छे कर्मचारी नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन अच्छा कर्मचारी आपके यहाँ अधिक समय तक रहे, संस्था में ज़्यादा समय तक टिके, उसके लिए
कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स जरूरी हैं, उसके लिए समन्वित प्रयास जरूरी हैं। तो समन्वय के कारण से हम देखते हैं कि संस्था में अच्छे कर्मचारियों को लंबे समय तक के लिए रोका जा सकता है। यदि कर्मचारी संतुष्ट होते हैं तो अधिकारी भी उनसे संतुष्ट हो जाते हैं और संस्था में अधिक समय तक टिके रहते हैं। नेक्स्ट है विशिष्टीकरण के लाभों की प्राप्ति। अब हम ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि वर्तमान औद्योगिक क्रांति के युग में विशिष्टीकरण का ज़माना है, विशिष्टीकरण का बोलबाला है, स्पेशलाइजेशन की बात की जाती है सब तरफ। अब जहाँ तक स्पेशलाइजेशन का सवाल है तो इसमें क्या होता है, कार्यों का बंटवारा विभिन्न व्यक्तियों में उनकी विशिष्ट योग्यता को देखते हुए किया जाता है और कार्य को विभिन्न व्यक्तियों में उनकी विशिष्टता के अनुसार सौंप दिया जाता है। लेकिन जहाँ भी विशिष्टीकरण होगा वहाँ पर समन्वय का होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों में जब विशिष्टीकरण के आधार पर कार्य सौंपा जाता है तो उनके कार्यों में एकरूपता लाने के लिए समन्वय करना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ पर हम कह सकते हैं कि विशिष्टीकरण है वहाँ समन्वय होगा ही होगा, क्योंकि जहाँ विशिष्टीकरण वहाँ समन्वय नहीं होगा तो कार्य ठीक तरीके से संपन्न नहीं किया जा सकेगा। तो जहाँ पर भी हम विशिष्टीकरण की बात करेंगे, और हम आजकल ये देखते हैं कि प्राय सभी संगठनों में विशिष्टीकरण का बोलबाला है, तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर भी विशिष्टीकरण को अपनाया जाएगा वहाँ पर समन्वय की बात की जाएगी, समन्वय करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है विविधता में एकता का प्रयास, हेल्प्स एस्टेब्लिश्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि प्रत्येक संस्था में, कोई भी संस्था ले लें, हम किसी भी प्रकार की संस्था ले लें, प्रत्येक संस्था में विभिन्न विचारों के लोग मिलते हैं जिनके आइडियाज़ अलग अलग होते हैं, विभिन्न भावनाओं के लोग मिलते हैं, डिफरेंट इमोशंस के लोग होते हैं, विभिन्न मान्यताओं के लोग होते हैं, सब लोगों की मान्यताएं या अजम्पशंस अलग अलग होती हैं। तो हम सब जानते हैं कि प्रत्येक संस्था में भिन्न भिन्न विचारों, भावनाओं, मान्यताओं या धर्मों के लोग काम करते हैं, मतलब उनके रिलीजन्स भी कई बार अलग अलग होते हैं, तो विभिन्न धर्मों के लोग भी काम करते हैं। अब प्रबंधक जो है कुशल समन्वय के द्वारा इन सभी व्यक्तियों के कार्य के प्रति समान विचारधारा उत्पन्न कर सकता है। अब जो कुशल प्रबंधक होगा वो क्या करेगा, इन सभी विभिन्न विचारधाराओं के लोगों को, विभिन्न मान्यताओं के लोगों को या विभिन्न भावनाओं या धर्मों के लोगों की कार्य के प्रति जो धारणा है उसको एक करने का काम कर सकता है और उनके सभी के विचारों में एक रूपता स्थापित कर सकता है। तो जहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात है वहाँ पर समन्वय का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समन्वय के द्वारा ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जा सकती है, विविधता में एकता स्थापित की जा सकती है। क्योंकि आप देखते हैं कि कोई संगठन में कोई एक ही धर्म के लोग नहीं होंगे, एक ही मान्यता के लोग नहीं होंगे, एक ही विचारधारा के लोग नहीं होंगे, सबकी विचारधाराएं, मान्यताएं, धर्म अलग अलग होंगे। तो ऐसी स्थिति में उनकी कार्य करने की प्रणाली में कोई फर्क ना आ जाए, उसके लिए समन्वय जरूरी होता है। नेक्स्ट है मनोबल में वृद्धि, इंक्रीजेस मोरल। अब अच्छी समन्वित संस्था का कार्य अत्यंत सहयोगपूर्ण होता है, मतलब अच्छी जो समन्वित संस्था होती है उसका जो कार्य वातावरण होता है, जो वर्क एनवायरनमेंट होता है वो बहुत सहयोगपूर्ण होता है और ऐसे वातावरण के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों में कार्य के प्रति लगन या मनोबल बढ़ जाता है। जहाँ भी संस्था का वातावरण पॉजिटिव होगा कर्मचारियों प्रति, वहाँ कर्मचारियों का कार्य के प्रति रुचि या मनोबल बढ़ ही जाता है। इस प्रकार समन्वय से कर्मचारियों में मनोबल में वृद्धि होती है, उनके मोराल में वृद्धि होती है और जब संस्था के कर्मचारियों का मोराल ऊंचा होता है, मनोबल ऊंचा होता है तो संस्था जो है तरक्की करती है। तो समन्वय का फायदा ये भी है कि समन्वय किसी भी संस्था के कार्य करने वाले व्यक्तियों के मोराल या उनके मनोबल को ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी लाभ हैं जो मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट वाइज। जैसे समन्वय के द्वारा कार्यों के दोहराव को रोकने के लिए हम कह सकते हैं कि समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। मतलब किसी भी संगठन में कार्यों के दोहराव को रोकने के लिए, मतलब जहाँ कार्यों का डुप्लीकेशन होगा, कार्यों का दोहराव होगा, वहाँ अनावश्यक समय भी खर्च होगा और पैसा भी खर्च होगा। तो यदि समन्वय है तो कार्यों को दोहराव आसानी से रोका जा सकता है। फिर संगठन के कर्मचारियों के बीच पारस्परिक सहयोग की भावना को जागृत करने के लिए भी समन्वय की आवश्यकता पड़ती है कि संगठन के जो कर्मचारी हैं, जितने भी हैं, उनके मध्य पारस्परिक सहयोग की भावना को जागृत करने के लिए हम कह सकते हैं समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है संस्था के साधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी समन्वय परम आवश्यक है।
मतलब संस्था के जो भी संसाधन हैं, चाहे वित्तीय संसाधन हो, चाहे मानवीय संसाधन हो, चाहे अन्य प्रकार के कोई संसाधन हो, तकनीकी संसाधन हो, उन सभी संसाधनों में दुरुपयोग को रोकने के लिए भी समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। एक ये भी है कि कार्यों को व्यवस्थित क्रम प्रदान करने के लिए समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। मतलब एक सिस्टमेटिक रूप से काम हो, कार्यों का एक व्यवस्थित क्रम हो, इस हेतु भी समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। और अंत में हम कह सकते हैं कि गतिशील परिस्थितियों में व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने के लिए समन्वय का अधिक महत्व है। मतलब जो परिस्थितियां हैं वो गतिशील हैं, डायनेमिक कंडीशंस हैं। उन डायनेमिक कंडीशंस में क्या होता है कि समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कुल मिलाकर समन्वय का आवश्यकता और महत्व की बात हमने करी कि समन्वय की आवश्यकता या महत्व क्यों होता है। तो विद्यार्थियों, इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और आप सब समझ गए होंगे कि इस क्लास में मैंने आपको सहकारिता और समन्वय में क्या अंतर होता है बताने का प्रयास किया, और साथ ही साथ समन्वय की क्या आवश्यकता है या समन्वय की क्या महत्व है, इसको भी हमने जानने का प्रयास किया। धन्यवाद।